हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। इससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखेंगे। इसको बायोट लिखा हुआ है लेकिन इसको टी जो है ना वो साइलेंट रहता है, तो सिर्फ बायो पढ़ा जाता है। तो बायो-सेवर्ट SAVART बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है वो हम लोग देखेंगे, पर इससे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ होता क्या है। ठीक है, ये है हमें स्टडी जिसके बारे में बताता है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग। ठीक है, इसके बारे में बताता है बायो-सेवर्ट लॉ। तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ तो बाद में आया था, उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशंस हुआ और वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद ये बायो-सेवर्ट लॉ आया था। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन था वो उसे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था वो एक्सपेरिमेंट। और वो क्या था, वो क्लास 10th में, इवन 8th 9th में भी आपको मिलता है कि ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चलता है कि कभी भी अगर कोई वायर करंट कैरी कर रहा है तो वो अपने सराउंडिंग में एक तरह का फील्ड डेवलप करता है। और वो फील्ड कैसे पता चला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके पता किया था। क्या किया उन्होंने, मान लीजिए कि कोई एक करंट कैरिंग वायर है ये, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। करंट हमने इलेक्ट्रिसिटी करंट में पढ़ा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस करंट के बगल में एक कंपास लाया, निडल, कंपास निडल जो है वो लाया। सुई होता है कंपास के अंदर में जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रहना चाहता है। तो कंपास निडल लाया तो उन्होंने क्या देखा कि जब मान लीजिए यहाँ पर जब दूर में, काफ़ी दूर में इस जगह कहीं पे है कंपास, तो उतना डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब इसके बगल में ले आया कंपास तो क्या देख रहे हैं कि ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरफ या इस तरफ, किसी एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। और दूर में था तो कुछ और डायरेक्शन में था, और यहाँ पर आने के बाद डिफ्लेक्ट हो गया। तो मतलब इसके नज़दीक जितना लाता है उतना ही फील्ड स्ट्रांग होता है, और उस फील्ड की वजह से कंपास जो है वो रोटेट होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर दूसरा क्या देखा कि इसी कंपास को अगर इस साइड में ले आ रहा है तो किसी दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जिस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इसका डिफ्लेक्शन अलग अलग। ठीक है, ये इन्होंने देखा। क्या देखा कि कंपास डिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज ब्रॉट नियर ए करंट कैरिंग वायर। और एक क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कंपास को रखा जाए, राइट हैंड साइड में रखा जाए तो डिफ्लेक्शन अलग है। दूसरा उन्होंने देखा कि अगर करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर दीजिए, तो जैसे करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दिया जाए तो जो कंपास का पहले डिफ्लेक्शन था वो नहीं बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, अपोजिट, रिवर्सेस। इफ करंट इज रिवर्स देन डिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स, उल्टा हो जाता है। करंट का डायरेक्शन बदलने पे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया। ठीक है, तीसरा है कि आप करंट को बढ़ा दीजिए मैग्नीट्यूड, तो जितना ज्यादा करंट डालिएगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से एक चीज समझ में आया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में कुछ तो जरूर ऐसा चीज है जिसकी वजह से ये कंपास जो है निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमें पता है कि कंपास निडल क्या है, वो मैग्नेट है, और मैग्नेट डिफ्लेक्ट होता है ओनली मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब ये इन्फरेंस निकला कि करंट कैरिंग वायर जो है वो, इससे क्या इन्फरेंस निकला कि करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका इन्फरेंस है एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब वो अपने आसपास, तो जितना क्लोज रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड तक ज़्यादा तगड़ा होगा, ज़्यादा ताकत, तो जितना ही दूर जाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। जितना पास रहते हैं आप उतना स्ट्रांग होता है, जितना दूर जाते रहते हैं उतना वीक होते जाता है। सराउंडिंग का मतलब 0 to इन्फिनिटी कुछ भी आप ले सकते हैं, किसी से सिंपल ये बात है। तो अपने सराउंडिंग में ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर, उसको फर्दर स्टडी किया गया बायो-सेवर्ट के द्वारा, और उन्होंने एक लॉ निकाला कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मतलब इन्होंने क्वालिटेटिवली बताया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जरूर है कहीं ना कहीं, और उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो वो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताया। तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली
बी, कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। किस लेटर से डिनोट किया जाता है? कैपिटल बी से। और दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर में वेक्टर देना होगा। ठीक है, बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों जब पता चलेगा तभी हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लोकेशन का ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकाल पाएंगे। इसका मतलब बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो ये दोनों चीजें देता है। ठीक है, क्या क्या देगा? उसका मैग्नीट्यूड कैसे कितना निकलेगा और उसका उसमें डायरेक्शन क्या होगा, ये कहाँ से मिलेगा? बायो-सेवर्ट लॉ जो है उससे हम लोग ये पाएंगे। बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायो-सेवर्ट लॉ से पहले एक और चीज देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज कन्वेंशनल यूनिट, या ऐसा यूनिट बोल लीजिए, वो टेस्ला होता है। टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों ऐसा यूनिट है। वेबर फ्लक्स का यूनिट है। वेबर इज यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट जानना जरूरी है। और टेस्ला है, टेस्ला कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली। और टेस्ला जो है वो टेस्ला इज ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला दोनों एक ही चीज होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब दो एक ही चीज है। नॉर्मली सबसे ज्यादा कन्वेंशनली यूज्ड है वो टेस्ला है। तो टेस्ला आपको बोला जाए, या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला जाए, या न्यूटन पर एम्पियर बोला जाए, ये ऐसा यूनिट ऑफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखते होंगे जो एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरफेरेंस एमआरआई करते हैं ना, ब्रेन का एमआरआई करते हैं मेडिकल में, तो उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड ही होता है बेसिकली। सिटी स्कैन है, ये सब जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही किया जाता है। और उसके ऊपर में लिखा रहता है, इसमें रिपोर्ट के जो कवर्स होते हैं उसमें कई बार आप लोग देखे होंगे कि लिखा रहता है कि ये इतने टेस्ला का इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो यूनिट क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला नॉर्मली बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, किस तरह से हमें बताएगा ये? बायो-सेवर्ट लॉ से हमें कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिव? ठीक है, मतलब कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, देखिए अब ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है, और हमें इसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पी पर, सपोज कीजिए इस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो, बी, ये बी क्या हो निकालना है। तो वो कैसे निकलता है? तो किसकी वजह से? ये वायर तो बहुत लंबा है, तो वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा कौन से पोर्शन के लिए, मतलब इस इतने के लिए या इतने के लिए या इतने के लिए या पूरे वायर के लिए, इस पॉइंट पी पर। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है वो केवल स्मॉल एलिमेंट के लिए बोला है कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, मतलब यहाँ भी एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फ्लो हो रहा है करंट, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। तो सपोज कीजिए कि ये एलिमेंट है, ये छोटा सा एक एलिमेंट है ये, ठीक है, इस एलिमेंट को नाम देते हैं डीएल। ठीक है, ये डीएल इसका लेंथ डीएल, और इसका डायरेक्शन भी है ऊपर की तरफ, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तब उन्होंने कहा है कि अगर आप इस डीएल की वजह से अगर निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मेरा लॉ यूज कीजिए। तो बोला भाई कैसे यूज करें आपका लॉ? तो उन्होंने कहा कि अगर ये डीएल जो है ये डीएल वेक्टर हो गया, अगर ये डीएल वेक्टर इस आर वेक्टर के साथ, ये आर वेक्टर है, थीटा एंगल बनाता हो, कोई एंगल बना रहा हो, सपोज करिए थीटा एंगल बना रहा है डीएल, तब उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड क्या उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, मैग्नीट्यूड ही नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बी को डिफाइन किया। किस तरह से? बोला कि मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ये कहा उन्होंने। और ये बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, ये इक्वेशन भी वेक्टर है, तो इसके आइडियल क्रॉस आर में ऑलरेडी बी का डायरेक्शन भी छिपा हुआ है और इसमें उसका मैग्नीट्यूड भी छिपा हुआ है, मतलब दिस हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें हैं इसमें। हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग समझेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इससे भी बेसिक जो है, जो बेसिक से डिफाइन किया हुआ है, वो एक्चुअली में ऐसे है, b इक्वल टू, ये ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए हमने लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन बेसिक फॉर्म ये है b इक्वल टू 1 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर टाइम्स आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसी को 1 म्यू नॉट बाई 4 पाई बोला गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई मतलब कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ से देखिए म्यू नॉट 4 पाई सब क्या होता है, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आपको आ गया म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। ये होता है, ये एक रिलेशनशिप है। तो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक सी क्या है, यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम, परमिटिविटी वैक्यूम बोल लेते हैं। और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को बोला जाता है परमिएबिलिटी, परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी ऑफ, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ऑफ वैक्यूम। तो भाई साहब क्या निकला, ये म्यू नॉट। हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, किसको समझ रहे हैं हम लोग, अभी इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझ रहे थे कि बेसिकली यहाँ से ये आया है, ये डेफिनेशन है, और दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, क्योंकि म्यू नॉट इज इक्वल टू ये हो। ठीक है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह जो चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा ये सब रिलेशनशिप आता है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये इन सब के साथ अभी हमें नहीं खेलना है, हमें अभी इसके साथ खेलना है, इस इक्वेशन के साथ खेलना है। ठीक है, परमिएबिलिटी को समझ लिए हम लोग कि म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, और जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, और ये फिक्स होता है फ्री स्पेस के लिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -7, याद रखिए। ठीक है, म्यू नॉट का जो यूनिट होगा वो लिखा जाएगा, लेकिन वैल्यू जो होता है वो 10 टू द पावर ऑफ -7। क्लियर। तो बायो सेवर्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हमने देखा कि ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं अलग से, डायरेक्शन लिखते हैं अलग से, मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इसमें इन्वॉल्व है। अगर दोनों को अलग से लिखते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये करंट कैरिंग है, आई डीएल एलिमेंट ले लिए हैं। ठीक है, डीएल, और डीएल यहाँ पे जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग लिखेंगे बी मैग्नीट्यूड, जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो रहेगा ही, फिर आई डीएल क्रॉस आर है तो आई डीएल साइन थीटा। ठीक है, और आर रहेगा ही, और आर डिवाइड बाई आर क्यूब था तो केवल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा इंटू आर बाई आर क्यूब लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई साहब आर क्या है यहाँ पे, ये पी पॉइंट है, अगर तो डीएल के सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे ये आपका आर है, आर में। क्लियर है, ये आपका पी पॉइंट है जिस जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बार बार बोले, ध्यान दीजिए। अब ये जो वेक्टर इक्वेशन था उसको ज़्यादा तोड़ करके स्केलर इक्वेशन बना रहे हैं, उसका डायरेक्शन अलग से और मैग्नीट्यूड अलग से कर रहे हैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर हमें थीटा पता हो, ये वाला एंगल पता हो थीटा, तब तो हम बता देंगे फट से कि भाई साहब यहाँ पे इसका, इस डीएल के लिए, डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये आई डीएल जो है, आई डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको करंट एलिमेंट बोला जाता है। आई डीएल करंट एलिमेंट, करंट नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डीएल तो है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आई डीएल को टुगेदर बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका इतना समझ में आ गया ये वाला चीज कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया यहाँ से कि हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन कितना होगा, कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। तो आइडियल क्रॉस आर जो है डायरेक्शन, वो क्या है, डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय, इट इज डिटरमाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर आप राइट हैंड को डीएल क्रॉस आर है तो डीएल से आर की तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, तो आपका जो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा बी। ठीक है, ये हमें पता है। तो इन द एक्सप्रेशन इन आई डीएल क्रॉस आर, आई डीएल क्रॉस आर, इन दिस एक्सप्रेशन क्या है कि बी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड, क्रॉस प्रोडक्ट का यही रूल होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए बी का।
तो भाई साहब आर के परपेंडिकुलर होगा और डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसको यहाँ पे ध्यान देखें तो डीएल और आर दोनों एक ही प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तभी तो हो जाएगा दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये आइदर पेज के अंदर जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट से पेज से बाहर आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, नॉर्मली अगर करंट को प्लेन में दिखाया जाए और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी निकाल रहे हैं जिस पॉइंट में, उसको भी एक ही प्लेन में दिखाया जाए, एक पेज में दिखाया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पेज के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो पेज के परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो गया, या तो पेज के अंदर जा रहा होगा या पेज से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो आइडियल क्रॉस आर को, तो ये आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पर पेज के अंदर जा रहा है पी पॉइंट पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज किस तरह से डिनोट किया जाता है, एंड आउट ऑफ द पेज, बाहर आता है जब पेज से, तब कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन इनटू द पेज इज डिनोटेड बाय, इनटू द पेज जो डिनोट किया जाता है उसका सिंबल होता है क्रॉस। इस क्रॉस करके या तो सर्कल कर दीजिए, क्रॉस को हमेशा सर्कल कर दीजिए, डॉट को कभी कोई छोड़ दीजिए। एंड डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज कैसे दिखाइएगा, डॉट, डॉट से। ये डॉट का मतलब जो नाखून जो होता है, आउट ऑफ द पेज मतलब आपके आंख की तरफ आ रहा है, तीर जो है आंख की तरफ आ रहा है, तो तीर से समझिए, ये तीर का पीछे वाला हिस्सा है और ये तीर का सामने वाला हिस्सा नुकीला है, इसलिए इसको डॉट से दिखाते हैं। तो यही जो है डायरेक्शन का एक फंडा हो गया यहाँ पर। ये डायरेक्शन केवल मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं, करंट के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए। मतलब डॉट एंड क्रॉस क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो और कैसे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड पाम रूल से भी कह सकते हैं। उसमें मान लीजिए कि ये जो है आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस करंट फ्लो की वजह से बायट-सावर्त लॉ में हमने देखा कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, मतलब चारों तरफ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो एक सर्कुलर ऐसे होगा, इस तरह से, सब जगह टेंजेंट होगा ये आपको। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। तो हमें डायरेक्शन किस तरह से निकालना है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है हमारे पास है, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं। ठीक है, PALM पाम रूल। उसमें क्या करते हैं, देखिए राइट हैंड पाम रूल में थंब जो है इसको आप इस तरफ करंट के अलाउंग थंब किए, करेक्ट, और बाकी चार जो फिंगर्स हैं इसको कर्ल किए ऐसे। ये देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अगर थंब को यहाँ रख करके फिंगर्स को कर्ल करते घुमाते हैं तो यहाँ पर अंदर जा रहा है, तो ये अंदर की तरफ हो गया। तो अंदर की तरफ को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अंदर चला गया, और ठीक इधर अगर देखेंगे तो वो इस तरफ बाहर आएगा। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये आपका करंट है, तो करंट है तो थंब ऐसे रखें, ऐसे रखने के बाद ये अंदर गया, जा रहा है, देखिए क्रॉस हो गया, और ऐसे गया और ऐसे बाहर आ रहा है, तो इस साइड में अंदर जा रहा है और इस साइड से ये जो है चारों उंगली बाहर आ रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो ये आपका हो गया डॉट फील्ड, मतलब बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो ये क्रॉस फील्ड और ये डॉट फील्ड। इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट कैरिंग वायर इस प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किस तरफ क्रॉस होगा और किस तरफ डॉट होगा। ठीक है, डायरेक्शन अगर आप नहीं समझिएगा तो बहुत बड़ा चीज मिस कर दीजिएगा, इसलिए डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। और एक होता है स्क्रू रूल, वो भी है। स्क्रू रूल क्या है उसमें, कि अगर आप करंट मान लीजिए जिधर जा रहा है उधर स्क्रू को घुमा रहे हैं उसी तरफ से, ऐसे स्क्रू को घुमाइए कि करंट के डायरेक्शन में जाए। तो करंट के डायरेक्शन में जाएगा तो स्क्रू का जो सरफेस होगा वो पी पॉइंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, ये कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरी या ऐसे कर सकते हैं कि अगर डीएल से आर की तरफ स्क्रू को घुमाइएगा जंक्शन पे रख करके, डीएल क्रॉस आर से, तो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ऐसे देख लीजिए। डीएल से आर की तरफ घुमा रहे हैं, ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट रूल का डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का ये सब तरीका है। तो स्क्रू रख दीजिए और घुमाइए इस तरह से, तो देखिएगा कि पी पॉइंट पर अंदर की तरफ जा रहा है और क्यू पॉइंट पर बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्यू पर बाहर आएगा इसलिए क्योंकि आर अलग हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर करिएगा तो बाहर। तो ये सारी चीजें हैं डायरेक्शन जानने की। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस चीज को आगे की तरफ करते हैं, ये वाला चीज बायो-सावर्त लॉ में आगे पढ़ते हैं कि क्या है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें एलिमेंट हमने ले लिया है डीएल, आईडीएल बोल लीजिए या डीएल। ठीक है, आईडीएल करंट एलिमेंट ले लिया, कहीं भी कोई पॉइंट पी है
और उस पर हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो कि एंगल थीटा बना रहा है एलिमेंट के साथ पी पॉइंट पर। तो हमने देखा कि बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें अगर b की बात करें तो b का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं इंडिविजुअली कि इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाइए ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब कि जितना ज़्यादा लंबा वायर लेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जितना दूर जाइएगा उतना ही स्ट्रेंथ घटते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसी को एक साथ लिखिएगा तो आपका ये वाला इक्वेशन बनता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ से मिला हमें, यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन कहाँ से मिला, डायरेक्शन मिल गया राइट हैंड थंब रूल से। तो बायो-सेवर्ट लॉ को अगर कंबाइंड रूप में स्केलर एंड वेक्टर को अलग अलग नहीं लिखा जाए, स्केलर फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो वो क्या हो जाता है, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ये याद रखिएगा। दिस इज योर बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से कुछ चीजें निकालना चाहते हैं। क्या क्या निकालना चाहते हैं, देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर का क्या मतलब है भाई साहब, फाइनाइट करंट कैरिंग का मतलब है कि वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, कुछ लेंथ का इस तरह से और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई साहब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और हमें किसी भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं ये, और ये मान लीजिए कि r है ये डिस्टेंस। तो इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड b निकालना है कि भाई साहब ये b का वैल्यू बताइए, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताइए। फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये फाइनाइट। ठीक है, ये फाइनाइट वायर हो। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, कहीं लेते हैं एलिमेंट, करंट एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं, ये आपका एलिमेंट ले लिए dl, दिस इज योर एलिमेंट। और ये dl एलिमेंट जो है ये आपका एंगल बना रहा है कितना, यहाँ पे दिस एंगल इज लेट अस से थीटा। तो b का मैग्नीट्यूड इस dl एलिमेंट की वजह से यहाँ तक जो dl एलिमेंट है इसकी वजह से b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, ये वाला आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर जो रूल है बायो-सेवर्ट लॉ में, ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के बारे में अभी नहीं, अभी मैग्नीट्यूड के बारे में, वो भी केवल dl के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट dl के लिए। और ये जो है ये एंगल dl एलिमेंट जो है वो बहुत ही छोटा एलिमेंट, ये d थीटा, राइट, ये d थीटा। तो इस तरफ जो है हम लोग इस तरफ ले रहे हैं फाई 1 एंगल और इसके नीचे की तरफ जो एंगल है वो फाई 2 एंगल मान ले रहे हैं। ठीक है, वो एक्सट्रीम जो मतलब जो करंट कैरिंग वायर जो है उसके एंड पॉइंट से फाई 1 एंड फाई 2 एंगल बन रहा है। फाई 1 एंड फाई 2 आर मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मान रहे हैं, ऊपर की तरफ ले रहे हैं और नीचे की तरफ ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो dl की वजह से ये हो गया आपका। अब ये इसको हम लोग ना db बोलते हैं, db मतलब कि ये ओनली dl एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है p पॉइंट पर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल है कि यहाँ पर आपका साइन थीटा है और हम चाहते हैं कि ये थीटा में नहीं बल्कि अल्फा में सॉल्व किया जाए, फाई में सॉल्व किया जाए, फाई से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो देखा जाए क्या होता है। ठीक है, ये एंगल आपका फाई है, सपोज कीजिए ये फाई है। तो ध्यान दीजिए कि थीटा और फाई में क्या रिलेशन है, थीटा और फाई में क्या रिलेशन, थीटा फाई प्लस थीटा इक्वल टू हमें दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसलिए फाई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5, 90 डिग्री माइनस 5। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना जी, कॉस फाई हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे db इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं माइंड इट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा था तो ये हो गया कॉस फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ अब इंटरेस्टिंग चीज आता है कि हमारे पास वेरिएबल dl भी है, वेरिएबल फाई भी है, वेरिएबल r भी है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, कोई एक वेरिएबल में लाना होगा। तो सबसे पहले तो dl को
चेंज करना पड़ेगा भाई dl कितना है। फिर स्मॉल r जो है, ये वाला जो डिस्टेंस स्मॉल r है, ये इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी वेरिएबल में देखिए फाई भी है, r भी है, dl भी है। तो हम लोग इसको एक एक करके चेंज करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का जो है dl तक का लेंथ l हो, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं l इक्वल टू r tan थीटा। चेक कर लीजिए, l बाई आर जो है tan फाई है, सॉरी फाई, r tan फाई। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dl इक्वल टू हो जाएगा r सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब कहिएगा ये कैसे आ गया भाई, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है, डिफ्रेंशिएशन से आता है, r सेक स्क्वायर फाई डी फाई। और स्मॉल r को अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा कैपिटल R सेक फाई। ध्यान से देखिए, तो यही जो वैल्यू आपके आ रहे हैं dl और स्मॉल r का, वो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास हो रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, dl को कितना लिख देंगे r सेक स्क्वायर फाई डिवाइड बाई ये हो जाएगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, और यहाँ हो जाएगा कॉस फाई। तो भाई साहब इसमें कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर आपका गया, स्मॉल r गया, तो ये आपके पास आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, एक आर रह गया, और कॉस फाई। बस इतना बच गया। ये किसका वैल्यू आ गया, dB। ठीक है, बार बार वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं, केवल dB लिख रहे हैं। तो ये एलिमेंट की वजह से ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl, मैग्नेटिक फील्ड B एट P ड्यू टू एलिमेंट dl, idl की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आया। अब टोटल वायर की वजह से यहाँ तक जो टोटल वायर है, इस टोटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देना होगा। तो हम लोग लिखेंगे B इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dB, मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें, और जब इंटीग्रल ऑफ dB करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस फाई डी फाई। अब जब ये लिखेंगे तो जो कांस्टेंट चीज़ है उसको बाहर ले लीजिए, ये सारा चीज कांस्टेंट है, आर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो केवल इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई डी फाई। अब इसमें फाई कहाँ से कहाँ वेरी करता है ये देखिए, इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए। फाई जो है वो -5/2 से 5/1 की तक वेरी करता है। -5/2 क्यों बोले, क्योंकि मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है, इधर। अब बोलिएगा कि इधर क्यों मेजर किया आप, क्योंकि इसको रेफरेंस मान लिए है ना, यहाँ से फाई मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो इट इज वेरिंग फ्रॉम -5/2 टू 5/1, -5/2 टू 5/1, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको करेंगे हम लोग तो देखते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन फाई, और इसको इंटीग्रेट करना है -5/2 टू 5/1। वैल्यू पुट करके देखिए इसको, तो साइन 5/1 और ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ये हो जाएगा साइन 5/1 माइनस साइन -5/2, ये हो गया। याद रखिए साइन ऑफ -5/2 जो होता है वो हो जाता है माइनस साइन 5/2, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब -5 इक्वल टू माइनस साइन 5/2, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर में है, तो जब ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 5/2, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा टोटल मिला करके, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैथमेटिक्स है थोड़ा सा खुद से लेकिन करिए, देखने से समझने से नहीं हो, साइन 5/1 प्लस साइन 5, ये आपका हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया मैग्नीट्यूड में। क्लियर हुआ ये, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा पूरे न्यूमेरिकल में, ये थ्योरी समझने में हर जगह काम आएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 5/1 प्लस साइन 5/2, लेकिन इसको याद रखते वक्त आपको ये जरूर याद रखना होगा कि ये किस तरह से 5/1 5/2 क्या है, इसमें क्या डिराइव किया गया है। ये नहीं कि एंगल बना दिए, बायो-सेवर्ट लॉ का जो रूल है उसमें 5/1 5/2 है, ये नहीं, ये अलग चीज़। इसमें आपका 5/2 ये है और 5/1 ये। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ था ये, बायो-सेवर्ट लॉ का समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने ये किया। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन इस तरह से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इसी का एप्लीकेशन है। देखिए मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट वायर है आपके पास, ये इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए r पता है, ठीक है। तो क्या करिएगा, हम आपको तो पता है B इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 5/1 प्लस साइन 5/2, ये फाइनाइट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन 5/1 एंड 5/2
वेरी कर सकता है। तो आप मान लीजिए कि धीरे धीरे ये एंगल पहले छोटा था, 0, 5 की बात कर रहे हैं, 5 1 0 है, 5 1 बढ़ते जा रहा है, 5 1 बढ़ते जा रहा है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे बढ़ते जा रहा है, 85 डिग्री, 87 डिग्री। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट की तरफ, तो ये बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। जब ये इसको टच करेगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। टच का मतलब इन्फिनिटी पे टच करेगा। कोई देखने गया है टच कितना कर रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी नहीं रहा तो कहीं ना कहीं जाके टच कर जाएगा फाइनाइट लाइन, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कि जब इस एंड को अगर हम इनफाइनाइट कर रहे हैं तो ये पैरेलल हो जा रहा है, एक एंड को इनफाइनाइट कर रहे हैं तो ये पैरेलल हो, ये एंगल कितना हो जा रहा है, रियल एलिमेंट के साथ जो एंगल इस तरह से बनाते जा रहे हैं, ये जो एंगल बनाते जा रहे हैं ये 90 डिग्री हो जा रहा है। तो फाइव 1 इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी तरह से इस तरफ भी बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और जब नीचे की तरफ एकदम इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये वाला लाइन ये पैरेलल हो गया ये, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा, फाई 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई 1 इक्वल टू 90 एंड फाई 2 इक्वल टू 90। तो देखिए बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, मतलब 2 हो गया। तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर टाइम्स 2 या 2 आई बाई आर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर है। क्लियर, बी पॉइंट पे। और डायरेक्शन क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। तो अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। क्यों होगा क्रॉस, लगाइए थंब को रखिए करंट की तरफ, फिंगर देखिए अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। जब थंब को करंट की तरफ रखिएगा करंट के ऊपर तो फिंगर आपका अंदर जाएगा मतलब करंट यहाँ पे पी पॉइंट पे अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इसलिए क्रॉस हो गया। इस तरफ कहीं देखिएगा तो बाहर आएगा इसलिए डॉट हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल पा रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ तब कैसे होगा। ये सेमी इनफाइनाइट क्या होता है जी, सेमी इनफाइनाइट होता है कि एक तरफ तो इनफाइनाइट है बट दूसरी तरफ जहां पर हम लोग निकालना है वो पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, यहाँ से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर पॉइंट पी और इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक तरफ तो ये इनफाइनाइट है, इस तरफ ऐसे इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है वायर, तो ये सेमी इनफाइनाइट। और इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई फाइनाइट पर अप्लाई कीजिए, यार डिस्टेंस रहेगा साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। अब सवाल ये आ रहा है कि इसमें फाइव 1 0 है और फाइव 1 90 है और फाइव 2 0 है। फाइव 1 इक्वल टू 90 डिग्री, फाइव 2 इक्वल टू 0 डिग्री, एक ही तरफ ये है। तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर और कुछ। और डायरेक्शन जैसा कि आप लोग देखे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस और इस साइड में डॉट। ये बी का बता रहे, तो बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल गया, डायरेक्शन डॉट है कि क्रॉस, वो राइट हैंड थंब रूल से निकल गया। तो सेमी इनफाइनाइट वायर भी हो गया और इनफाइनाइट वायर भी हो गया और फाइनाइट वायर भी हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है लेटेस्ट, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड इसी वायर के अलोंग कहीं निकालना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालिए भाई मैग्नेटिक फील्ड। और ये पॉइंट अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट आपको अगर इस वायर को एक्सटेंड करते ना तो वो उसी लाइन में आ जाता। तो मान लीजिए ये पॉइंट P है, P पर आपको, या ये पॉइंट Q है, या ये पॉइंट R है, इस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो हम लोग लिखते हैं, क्यों होता है 0 वो भी समझ जाइए, क्योंकि इसमें R 0 हो जाता है, R तो 0 हो ही जाता है, एंगल भी 0 हो जाता है, ये इसके ऊपर में नहीं रहता, पॉइंट P खुद ही यहाँ पे हो गया। तो लिखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द वायर इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो P एंड Q पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। क्यों हो गया, समझ में आ गया। इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, चाहे वो इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। सिंपल मतलब है कि इस वायर जहाँ लाई करता है और उसी तरह उसी के अलोंग पॉइंट कोई है, तो उस पॉइंट पर इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्लियर कट है, ठीक। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं ये वाला, फाइंड बी मैग्नेटिक फील्ड, ये फाइंड बी एट पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ड्यू टू दी करंट कैरिंग वायर एज शोन। भाई साहब फॉर्मूला हमें पता है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे एक वायर इस तरफ इनफाइनाइट है, एक ये वाला इनफाइनाइट है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर के लिए निकाल लीजिए।
तो मान लीजिए इस वायर का नाम देते हैं 1 और इस वायर का नाम देते हैं 2। तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। तो आर क्या है यहाँ पे, आई बाई आर ही लिखते हैं अभी फिलहाल, आर ये डिस्टेंस है, इसके लिए आर ये डिस्टेंस, आई बाई आर। उसके बाद फॉर्मूला है आपका साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो देखिए आप फाई 1 और फाई 2 क्या है, तो अगर इसको ध्यान से देखिएगा पॉइंट P को, तो एक सेमी इनफाइनाइट तो है लेकिन एंड पॉइंट पर नहीं है, इसका एंड पॉइंट यहाँ है। तो ये एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरफ सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरफ तो एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा आपका इस पॉइंट P से 90 डिग्री, लेकिन ये एंगल जो है ये वाला, ये कितना है वो आप ज्योमेट्री से देखिए, इट इज 45 डिग्री, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है। तो ये जो है आपका 45 डिग्री ये बन रहा है 45, इसलिए इसमें एक एंगल जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 1 बाई रूट 2 प्लस 1 ये हो। अब सवाल है म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, ये सारा सवाल है। तो B1 डायरेक्शन देख लेते हैं, अभी यहाँ तक छोड़ देते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। और डायरेक्शन अगर थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में, तो फिंगर इधर से P पॉइंट पर फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट हो जाए, डॉट फिल। और दूसरे वायर के लिए रखेंगे थंब दूसरे वायर के, तब भी यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉट हो रहा है, तो दोनों ऐड हो रहा है, तो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सिमेट्री से देख लीजिए। तो B2 इज ऑल्सो इक्वल टू B1, तो मैग्नीट्यूड की बात करें, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो टोटल B नेट मतलब दोनों का एडिशन एक ही डायरेक्शन में है, तो B नेट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, 2 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है, 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 प्लस 1। 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है रूट 2 प्लस 2, ऐसे भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया टोटल। अब इसका वैल्यू पुट करना हो तो 10 टू द पावर ऑफ -7 है ये। और करंट कितना है भाई साहब, करंट तो हमने लिखा ही नहीं, तो फिर कैसे निकलेगा। तो I इक्वल टू, कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, I इक्वल टू 1 एम्पियर सपोज कीजिए, तो 1 एम्पियर हो गया, तो इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई R। तो R का वैल्यू कितना है 0.2 मीटर, तो 0.2 हो गया, और ये आपका हो गया 1 बाई रूट 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना होता है, ठीक है, हो गया ये 5 2 प्लस रूट 2 ऐसी कुछ आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ऐसा यूनिट है, इसलिए टेस्ला में आ गया। तो ये समझ में आ गया सेमी इनफाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट और फाइनाइट वायर दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ, क्लियर। एक और प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एज ऑन। मान लीजिए आया मैग्नेटिक पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है कि करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आकर के ऐसे चला जा रहा है, और सिमिलरली ऐसे आ रहा है, ऐसे आकर के ऐसे चला जा रहा है, और हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो भाई साहब जब इस पॉइंट पे निकालना है, तो जो BC पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इसकी वजह से तो होगा नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर P पॉइंट लाई करता है, इसी के ऊपर P पॉइंट लाई करता है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा मात्र इसकी वजह से होगा, केवल इसकी और इसकी वजह से, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखिए, अगर थंब रखते हैं इस पे, नीचे वाले पे थंब रखते हैं, जब इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अलोंग अगर आप थंब रखिए, तो आपका जो कर्ल है फिंगर का, चारों फिंगर जो है वो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, अंदर जा रहा है। और जब यहाँ पे थंब रखिएगा तो फिंगर यहाँ से ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट B क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक, यहाँ पर पॉइंट P पर, और सपोज कीजिए कि एक तरफ ये इनफाइनाइट, फाइनाइट कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट ही लेते हैं समझाने के लिए, केवल फाइनाइट लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो है आपका दिया हुआ है, मान लीजिए ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है और ये डिस्टेंस भी दिया, डिस्टेंस मतलब पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, लेटेस्ट से मान लीजिए आपको दे दिया गया है, ये φ2 दे दिया गया है, ये φ1 दे दिया, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस D है। तो क्या करिएगा, फॉर्मूला में कहाँ कैसे क्या चेंज हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला है B एट पॉइंट P मैग्नीट्यूड में इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I, उसके बाद I बाई R में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, I बाई D साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यहाँ पे कैसे लगाना है, देखिए हमें याद रखना है कि φ1 एंड φ2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, φ1 एंड φ2 आर
इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इसमें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा है, φ2 भी इधर ही ले हो जा रहा है, φ1 भी इधर ही हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए, φ1 ही बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा φ1 प्लस φ2। ठीक है, ये टोटल एंगल आपको लेना पड़ेगा ना, φ1 के लिए ये टोटल एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, और φ2 के लिए मतलब ये वाला एंड पॉइंट हो गया, ये क्या, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि φ2 हमने उधर ले लिया है तो इसमें नेगेटिव कर देंगे। एक तो डायरेक्ट ये है, क्योंकि हम तो इधर लेते थे ऐसे करके, φ2 इस तरफ लेते थे, ऊपर लिया हुआ है तो φ2 यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। दूसरा उपाय ये है कि यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घूमिए जब तक कि आपको यही वापस φ2 वाला लाइन नहीं आता है, ये तो ये एंगल लीजिए ऐसे, क्योंकि अपोजिट घूमना था तो ये एंगल लीजिए। ठीक है, तो ये अपोजिट वाला जब एंगल लीजिएगा ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 माइनस φ2। तो 360 माइनस φ2 क्या है, माइनस φ2 हो जाएगा, साइन है ना इसीलिए। तो φ2 इज एक्चुअली क्या है, ये हो जाता है 360 डिग्री माइनस φ2, ये हो जा रहा है। और φ1 अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो φ1 जो हो जाएगा इस फॉर्मूला में, वो हो जाएगा φ1 प्लस φ2, क्योंकि टोटल एंगल हमें दिखना है, ये एंगल देखना है, ये φ1 प्लस φ2। तो भाई साहब इसका फॉर्मूला चेंज होकर के हो जाएगा b इक्वल टू μ0/4πi/d साइन φ1 प्लस φ2 माइनस साइन φ2, बस इतना है। और ये माइनस हो गया है, अब माइनस साइन φ2 है तो क्यों आया, क्योंकि 360 डिग्री माइनस फाइव साइन का लीजिए, चाहे साइन का ही लीजिए, इक्वल टू माइनस साइन फाइव, इसीलिए होता है, ये फॉर्मूला। तो ये आपका बन करके आ गया, और ये समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। फॉर्मूला नहीं बोलिए इसको, कॉन्सेप्ट था समझना। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, या किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल सकते हैं। एक और चीज़ है कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने अभी तक दिखाया है, उसमें क्या किए हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड को डॉट और क्रॉस से दिखा रहे हैं, और करंट को इसी प्लेन में कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट को ही हम लोग डॉट और क्रॉस से दिखाएं, तो करंट डॉट से मतलब करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट क्रॉस से मतलब करंट आपसे दूर जा रहा है। इस बोर्ड के प्लेन में कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना हो, यहाँ पे मान लिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत आसान है। ये ऊपर जा रहा है तो आप ऐसे थंब करिए, किधर, करंट की तरफ, तो ये आपका डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये आपका करंट है, थंब ऐसे किए, और ये डायरेक्शन देखिए, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसे। ध्यान रहे कि इसको जब आप जोड़िएगा तो इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आर है तो आर पे तो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर बी का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, आर पे बी का, तो इसमें देखिए आर प्लेन में है। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर करंट है, मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, ये रहा आपका। तो ये करंट है, यहाँ पे दिखाते हैं, ये करंट है, देखिए ये करंट हो गया, और ये उसका डिस्टेंस हो गया। करंट से कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो दिस इज योर करंट, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे निकालना है तो हमने ऐसे किया तो ऐसे आया, और इस पर परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो गया। ठीक, कहीं भी निकाल सकते हैं, आपको यहाँ निकालना है, सपोज कि यहाँ निकालना है, ये डॉट फील्ड है, आपको इस वाले पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, तो क्या करिए, थंब लीजिए, इस तरह करिए और ऐसे, तो देखिए किधर आ रहा है, यहाँ पे इस तरफ आ रहा है। तो इस लाइन को जोड़िए, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस पर परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालिए, सेम हो जाएगा। ये लाइन जोड़िए, इस पर परपेंडिकुलर करिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर आपका करंट है परपेंडिकुलर टू द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड पेज में लाई करेगा। ओके, मान लीजिए करंट आपका ये है, क्रॉस करंट, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस प्लेन में कहीं भी। तो इस प्लेन में अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो आप ऐसे कीजिए, और देखिए कि अगर करंट के डायरेक्शन में ये करंट आई है, अगर हम थंब को करते हैं तो बाकी उंगलियां जो है, अगर ये पाम जो है, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ पाम, दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये बी का डायरेक्शन हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, इस समय इस तरह से करंट। ठीक है, ये हो गया। तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर सेम डिस्टेंस पे हम लोग देखें तो किसी भी पॉइंट पे एक सर्कुलर ये बनाना है,
ऐसे एकदम सर्कल नहीं बना, तो कहीं भी देखिएगा कि ये टेंजेंट हो, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर मतलब कि इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, यहाँ पे टेंजेंट होगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर कोई डॉट करंट है, करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो डॉट करंट है, तो थंब इस करंट के डायरेक्शन के अलोंग थंब रखिए इस तरह से, और थंब रखिए और देखिए कि आपका फिंगर जो है किधर कर्ल हो रहा है। तो इस वाले केस में देखिएगा, अगर आप थंब रखते हैं तो आपका फिंगर इस तरह से कर्ल हो रहा है, ऐसे इस वाले डायरेक्शन में कर्ल। तो यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। किसी भी आपको इसमें थोड़ा सा फेयर बनाते हैं, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा बहुत सारा डायरेक्शन आपको मिलेगा, बहुत सारा ऐसा मिलते रहेगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई करंट है, ये जो डॉट दिखा रहे हैं यहाँ पे करंट को दिखा रहे हैं, और जो आपको एरो देकर दिखा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ इसमें? ये आपका करंट है, ये जो दिखाएं ये आई करंट, ये आई करंट। अगर आई करंट है तो ये जो दिखाएंगे ना ये इस तरह से, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे क्रॉस दिखा रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर करंट हमने इस तरफ से दिखा दिया कि यहाँ पे डॉट है, और यहाँ पर भी डॉट और क्रॉस मतलब इनफाइनाइट करंट को ज़्यादातर करके दिखाया जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर उसको डॉट और क्रॉस से दिखा दिया जाता है। यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस है, मतलब इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है और इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। मान लीजिए I1 है या I2 है, तो किसी भी पॉइंट पे आपको पूछ सकता है कि भाई साहब यहाँ पे बताइए, तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है R, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वायर और पॉइंट P के बीच में, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो R के परपेंडिकुलर, ये R वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, और वायर के परपेंडिकुलर DL के परपेंडिकुलर मतलब तो इस तरफ होना चाहिए। तो इस जगह अगर हम लोग देखेंगे तो करंट करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, और इस वाले की वजह से भी ऊपर की ओर ही होना चाहिए, हाँ ऊपर की ओर ही होगा दोनों की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब B1 और B2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा। तो बोलिएगा B1 क्या होगा, तो मान लीजिए I1 है I2 है, तो B1 हो जाएगा μ0/4 पाई I1/R1, सपोज दिस इज R1 दिस इज R2, प्लस B2 हो जाएगा μ0/4 पाई 2 टाइम्स 2I2/R2। बस यही तो है, और दोनों का इफेक्टिव डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो बायो-सावर्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा।